अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सबको याद है और मुझे भी अच्छी तरह याद है 2022 के सैलाब में इसी दरियाए सवात के अंदर बने हुए होटल गिर गए थे और पूरी दुनिया ने वो गिरते हुए होटल देखे थे। अगर हमारी हुकूमत, सूबाई हुकूमत कुछ सबक लेती तो फिर डस्का का पूरा ख़ानदान यूं जालिम लहरों के रहम करम पर मौत की वादी में न सोता। पंजाब असम्बली के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला कर दिया, ऐलान कर दिया। और साथ साथ ये भी बात सामने आ गई कि अब पंजाब असम्बली में अपोजिशन के वो मतलूबा नंबर ही नहीं रहे इस मुअत्तली के बाद जिनके ज़रिए वो रिक्विजिशन सेशन कॉल कर सकें। बैरिस्टर गौहर ख़ान ने कल एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फ़ैसले के बाद किसी को ये इबाहम नहीं होना चाहिए कि हमारे लोग कहीं चले जाएंगे, क्योंकि कल भी एक बड़े चैनल ने खबर दी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब पीटीआई के अरकान पर नज़र रखे हुए हैं, यानी उनको ल्योर कर रहे हैं। और आज तो डॉन न्यूज़पेपर ने खबर दे दी कि पीटीआई में बड़े फिशर्स हैं, उनमें मिसट्रस्ट है। और फिर सदर ममलिकत ने आज ही इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद के सीनियर तरीन जज सरफराज डोगर साहब को सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया। ये मुल्क की सियासत की अहम डेवलपमेंट्स हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। हमारे रूबरू हैं साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुमताज़ तजियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब और मुमताज़ तजियाकार कॉलमिस्ट जनाब हफीज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नर साहब, ये क्या हुआ कि पूरी सियासत जो है वो सवात वाक़े के गिर्द घूम गई। गवर्नर ने कहा, केपी गवर्नर ने कहा कि जी वज़ीर आला ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कह रहे हैं कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात कह रही हैं कि लाशें कचरे के ट्रकों में पंजाब भेजी गई। एक सानिया है, ज़ाहिर है सानिया की ज़िम्मेदारी तो इंतज़ामिया पर है, बट सियासत क्यों हो रही है इस पर? सियासत तो होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़िम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है। कोई भी ऐसा वाक़या होगा जो जिसमें इतनी अमवात हों और बेचारे बेगुनाह लोग मारे जाएं, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। ये तो नहीं हो सकता कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल ना हो। और जैसे आपने कहा 2022 में जब सैलाब आया था तो उसमें भी कई चीज़ों की निशानदेही की गई थी। 3 साल में अच्छा बहुत लंबा अरसा होता है जिसमें मेरा ख्याल है सूबाई हुकूमत को वो चीज़ें करनी चाहिए थी कि इस किस्म की ट्रेजिडी ना होती। वो कितने रिस्पॉन्सिबल है मुझे नहीं पता, बट ज़ाहिर है दे हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर किसी ने कोई FIR वगैरह तो नहीं मैं एग्री करता, क्योंकि कल पंजाब में कुछ होगा तो फिर वो KP वाले कहेंगे या PTI वाले कहेंगे कि इधर फिर FIR क्यों नहीं हुई है। या सिंध के हालात कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक दिन बारिश हुई है, यहाँ जो तबाही है वो सबके सामने है। तो जिम्मेदारी तो पूरी कौम की है, ज़ाहिर है तमाम हुकूमतों की है, लेकिन इस सान्हे के हवाले से सवात का जो है वो तो PTI की सूबाई हुकूमत हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ऊपर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर कहते हैं कि मैंने तंबू तो नहीं देने जाकर, टेंट्स तो नहीं देने उनको। आप कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है हुकूमत की, DC को मुअत्तल कर दिया, काफ़ी है क्या? DC को मुअत्तल कर दिया। देखिए, मैंने वही कहा है कि पहली दफ़ा तो हुआ नहीं था। 2022 के सैलाब में भी इस किस्म के वाक़यात हुए थे, निशानदेही की गई थी, अप्रूवल कैसे दिया जाता है, कहाँ होटल बनाना है, कहाँ कोई रेस्टोरेंट बनाना है, ये सारी चीज़ें जो है किसी न किसी की तो जिम्मेदारी होती है। और फिर इस माहौल में जहाँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान एक सबके पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ है, तो आपको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसमें ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत का भी रोल है, उन एजेंसीज़ का भी रोल है जो कि नेशनल इस किस्म के डिज़ास्टर्स को रुकवाने के लिए या प्रीएम्प्ट करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। सबका रोल है, कोई ऐसे तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की बनती है। मदर अब्बास साहब, ये
कुछ लोगों का एटीट्यूड भी हम देखते हैं, मसलन सेल्फी बनाने लग जाते हैं। स्वात की इंतज़ामिया भी कल से कह रही है कि इनको मना किया गया कि आप ना जाएं दरिया के अंदर। हमारे लोग मसलन नारायण कागान जाते हैं, मैंने खुद फुटेज देखता हूँ, एक सड़क छोटी है वो बंद है, एक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, तीन तीन लाइन पैरेलल लग जाती हैं। भाई अगली गाड़ी खड़ी है उसको रास्ता नहीं मिल रहा, आप ओवरटेक करके जा रहे हैं, आपको कैसे रास्ता मिलेगा? लोगों को कौन समझाएगा? शुक्रिया पराजा साहब। देखिए, असल एक मसला तो हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस का है और ये बहुत सी बातें, क्योंकि हमें कभी भी ये बताया तो जाता है, हर मरतबा आप जाएं जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ होता है, नोटिस भी लगा हुआ होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसकी वायलेशन करते हैं। तो एक तो हमारा समाजी रवैया है, दूसरा नॉन इम्प्लीमेंटेशन और नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ है कि भाई अगर वो ये कर रहे हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? आप अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप उन्हें पकड़ें, उनको रोकें, हर सूरत में ना जाने दें उसमें, क्योंकि फिर अल्टीमेटली अगर कोई हादसा होता है तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है। तो एक तो समाजी रवैया है कि हमारे यहाँ जिस तरह कहा जाता है कि कौमें पहचानी जाती हैं ट्रैफिक सिग्नल से, कि ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन वो कितनी करती हैं कितनी नहीं करती। सड़कों पे ट्रांसपोर्ट से आपके मजमूई रवैये का पता चलता है। तो एक तो बहैसियत कौम माफ कीजिएगा, हमारा मजमूई रवैया जो है वो लाकानूनियत है। दूसरी बात कानून का पर अमल ना करवाना है कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक, अगर आप देखें ट्रैफिक सार्जेंट्स या पुलिस वाले जो होते हैं वो छुप के बैठे हुए होते हैं इस आड़ में कि वो वायलेशन करे और उसको पकड़े, चालान करें उसका। वो आजकल तो वैसे भी चालान की रकम में कुछ 25% कमीशन भी मिलता है। वही मैं कह रहा हूं। तो ये जो स्वात वाला अफसोसनाक वाकया है, एक चीज तो ये कि ऐसे वाकयात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे वाकयात पर बिल्कुल एक मॉरल, क्योंकि आज अगर आप ये कहें कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिजाइन करना चाहिए और वहां से कोई ये कहे कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे बलूचिस्तान के वजीर आला को रिजाइन करना चाहिए और पंजाब के किसी वाक़े पे पंजाब के वजीर आला को रिजाइन करना चाहिए, तो बजाय इसके कि आप सबसे पहली चीज क्या है, चाहे वफाकी हुकूमत और मदर साहब, ये बड़ी अहम बात आपने की कि सियासत नहीं होनी चाहिए, समाजी रवैया है। आज ही खबर आई कराची से कि एक नाले से 35 बोरियां मिली हैं, वो मिट्टी में भरी होती हैं या वो बजरी होती है। मकसद यही होता है कि रुकावट पैदा की जाए। और जैसे गवर्नर ज़ुबैर साहब फरमा रहे थे कि कराची में बारिश, सिंध में बारिश, ये रवैया कैसे देखते हैं? ये शिकायत भी कराची के कॉन्टेक्स्ट में तो बड़ी पुरानी है, आप कराची में तशरीफ फरमा है। देखिए पराचा साहब, मसला बुनियादी तौर पे आपकी बैड गवर्नेंस और लोकल गवर्नमेंट्स का एम्पावर ना होना है। ये सारे रवैये देखिए, जो अच्छी लोकल बॉडीज होती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, म्युनिसिपल उधर तो कमिश्नर भी मेयर के अंडर होता है, तमाम इदारे मेयर के अंडर होते हैं ताकि मेयर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अगर कोई चीज खराब होती है। ये सारी चीजें भी आपकी उस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस की निशानदेही करती है ना, कि उधर जाके किसने बोरियां डाल दी। अब उस पे जवाब ये पैदा किया जाएगा कि जी पूरे कराची, देखिए कराची एक शहर था जिसे एक मुल्क बना दिया गया। अगर आप ये देखें तो कराची जो शहर था उसको फिर एक नई टर्म दी गई, मिनी पाकिस्तान। अब ये सारी टर्म बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या उस तरीके से उस शहर को आबाद भी किया गया, उस शहर की प्लानिंग भी की गई, वो हमें नजर नहीं आती। वो नजर नहीं आती। इधर रुकिएगा प्लीज नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। स्वात के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जो सानिया हुआ, यकीन माने आपकी तरह मेरी तरह पूरी कौम का दिल बड़ा उदास है कि लोग पुकारते रहे मदद के लिए, कोई जान बचाने वाला नहीं था। अगर आए भी सही तो हमने फुटेज देखी हैं, दिल हिलाने वाली हैं।
ये होटल दरमियान में बने थे दरिया के, 2022 में वो गिरते हुए नज़र आए, लेकिन फिर वही कुछ हुआ जो पहले से होता रहा। हम क्यों नहीं सबक सीखते अपनी गलतियों से या माजी में होने वाले डिज़ास्टर से? भाई साहब देखिए जी, मैं तो बिल्कुल इस बात को ये समझता हूँ कि हमारा पूरा जो 70 साल का या जो भी हमारा छोटी मोटी जो थोड़ी सी तारीख है पाकिस्तान की, ये सिर्फ रद्द अमल के ऊपर कायम है। वाकया रद्द अमल हो जाता तो पहली दफा नहीं, मेरी उम्र कहो मेरी पाकिस्तान में 5-7 साल ही में छोटा हूँ और सारी जिंदगी कुछ होश संभाला है, शऊर आया है और उससे पहले किताबों में जो कुछ दर्ज है वो पढ़ा है, सूरत अमल वाक्य हो गए। देखिए ये वाक्य एंटिसिपेट करना मुश्किल क्या है, सैलाबों को एंटिसिपेट करना मुश्किल क्या है। पुराने जमाने में हमारे मियाँ वाली में कहते थे कि पहाड़ों से ये जो थल के इलाके हैं, जो पहाड़ों के नीचे थल एकदम शुरू हो जाता है मियाँ वाली में कुछ जगहों पे, वहां पे कहते थे जी क्या वो मियाँ वाली की जबान में कहते थे कि गाँव यानी कि दरिया का रहेला जो आपने भी देखा, वही गाँव के गाँव बहा के ले जाता था। कईयों का मैं बताया गया है कि मेरे नानकों का फलाना खानदान डूब गया था, उनका गांव पूरा जो है उनके आज से 150-200 साल पहले की बात है। आज के दौर में वहां पे कोई वार्निंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये इस वाक्य को, ये इस तरह के जो वाक्य कहीं पंजाब में हो या सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो, ये वाक्य जो कि कुदरती आफात के नतीजे में यकदम हो जाता है और उसके अंदर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं कि जो बेचारे बिल्कुल एक क्या वो पिकनिक करने के लिए गए और उसी ट्रैप में आ गए, क्या वहां पे उनको जो है बचाना या दोस्ती की कार है या होटल है। हम तो खुद बचपन से स्वाद में जा रहे हैं, पता है कि होटल बने हुए हैं दरियाओं के किनारों में बने हुए हैं। कोई जो लॉ है कि आप लाहौर जैसे शहर के अंदर जब आप अपने कवानी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, हर जगह पे ये एक बात ध्यान में रखे, इसका स्वाद के इलाके से तो इतना जो तलक बने ना बने कि जनरल कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आखिर या जुबैर साहब है, मदद भाई हैं, ये हम लोग हैं, ये बड़ा बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से बैर गुजार के आए हैं। दुनिया देखते रहे, कभी देखा है आपको कि कोई रोड मुझे बता दे लाहौर शहर के अंदर जो कमर्शियल ना हो, कोई बाईपास पर बाजार ना बन जाए? मुझे समझ नहीं न्यादी साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखें। जी। और ये कहीं ना कहीं तलक स्वाद जो है इसी की जिम्मेदियों में आता है जो वाक्य होते हैं। कोई एक बता दे, मैं कहता हूँ कि होता है स्कूल, एकेडमी, अस्पताल, तो ऐसा लगता है कि लाइसेंस से बनाने को जहां पर नहीं बनाते, जिस रोड में बंदी बनाते। ये वाकई एनफोर्समेंट का नियादी साहब इधर ये वाकई गवर्नेंस का इशू है। इधर प्लीज रुकिएगा, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, मुझे इजाज़त दीजिए, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ये तो एक सानिया हुआ जो डिज़ास्टर था नेचुरल, लेकिन हम खुद जो करते हैं, मैं ज़रा उस पर अब मेहमानों की राय लूँगा और नियाज़ी साहब के लिए सवाल छोड़ता हूँ। कल एक बड़े चैनल ने खबर दी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पीटीआई के अरकान पे नज़र रखे हुए हैं। आज डॉन अखबार ने खबर छाप दी कि पीटीआई के अंदर बड़े फिशर्स हैं। मैं ये सवाल छोड़ता हूँ, एक ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मैंने एक सवाल छोड़ा था नाजरीन के लिए भी और नियाज़ी साहब के लिए भी कि कल एक चैनल ने कहा कि नून लीग और पीटीआई नज़र रखे हुए हैं। आज डॉन ने कह दिया कि जी फिशर्स हैं पीटीआई में। एक बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक मैं वो ज़रूर लिंक सुनाना चाहता हूँ, फिर नियाज़ी साहब से नाजरीन जवाब लेते हैं। जी नियाज़ी साहब, आपने एक सवाल भी सुना और बैरिस्टर गौहर खान को ये क्यों कहना पड़ा कल? देखिए जी फराज साहब, जो पाकिस्तान असूल है जिसके ऊपर मुमलकत खुदादाद इस्लामिया इस्तवार हुई है, वो है क्या कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। इस मुल्क में हमने अभी आप बाबाजी को छोड़े, या 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि पंजाब के अंदर इलेक्शन कराया जाए।
13 मई को उन्होंने तारीख दे दी, तो मेरे 2023 की थी कि आप इसको इलेक्शन कराएं। हमने इलेक्शन कराए। यही जो सीट्स है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका था, क्या उसको बे किया गया? अब छोड़ेंगे, कल परसों फैसला उसके खिलाफ है, लेकिन 3-4-5 7-8 महीने 9 महीने से फैसला नाफिज था। सुप्रीम कोर्ट के 8 घंटे फैसला दिया था कि सीट जो है सही या गलत जो है वो तरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें दो पहलू हैं, एक है मॉरल पहलू, एक है लीगल पहलू। लीगल पहलू के अंदर कानूनी मुश्किलों में मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरा अपनी ओपिनियन है, मैं कानून ना नहीं हूँ, ये सीटें किसी को नहीं मिलनी चाहिए, किसी को। इससे मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को ये सीटें क्योंकि इलेक्शन नहीं कराए, क्योंकि उसके सारी जो इसी के ऊपर पेशावर हाईकोर्ट ने 5 जजेस ने किया। फिर थोड़ा बदकिस्मती है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस बैठे तो वहां पे एक रिएक्शन शुरू था, एक अगेन टग ऑफ वार थी। तो मैं पहले भी कई बार देख चुका हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक पैसे देती है तो अब वो एक अपना गुस्सा उतारती है, शायद अब उस बहस से पड़े बगैर। लेकिन दूसरा पहले अखलाकी है, किसको नहीं पता कि इनके वोट जो है इमरान खान के वोट है, तो खुद शर्म करनी है इन सियासी जमातों को। ये कहते हैं कि हम इनको लेंगे, ये इससे ज्यादा बद अखलाकी या एक जो जिसको कहना चाहिए कि इखलाक पाख्तगी नहीं हो सकती कि आप किसी जमात को लोगों ने टूट के ओवरवेलमिंगली वोट दिया हो और पहले से कानूनी तरीके से उनके कैंडिडेट्स हो। ये चले गॉट योर पॉइंट खाली जानकारी दी, किसी तौर पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कि जी ये जो है इनको नहीं साहब, गॉट योर पॉइंट, मेरे नजदीक ना अखलाकी जवाब है, गॉट योर पॉइंट। मतलब अब्बास साहब, ये माजी में भी हम देखते रहे हैं, मसलन एक पैट्रियट ग्रुप बना लिया गया था और वो फिर हुकूमत भी बन गई, नून लीग भी 14 लोगों तक सुकड़ गई थी, फिर काफ लीग की बड़ी मेजॉरिटी थी और वो सुकड़ के आज सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन रह गए। आज उस दौर में रेफरेंडम में भी खान साहब खड़े हो गए थे, फिर जैसे ये 2011 के बाद पार्टियां टूटती रहीं, पीटीआई वेलकम करती रही, आज पीटीआई शिकायत क्यों कर रही है? फिर नहीं, शिकायत तो सभी को करनी चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि हम एक जी प्लीज। अब देखे ना, न्याजी साहब इस पार्टी के जो है ना वो बुनियादी लोगों में से हैं, तो अब वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे हमारी जितनी सियासी जमातें हैं, आज उन्होंने इस हाइब्रिड सिस्टम को तस्लीम कर लिया है। आज उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि जमहूरियत के बजाय हाइब्रिड अंदाज में चलना बेहतर है उसमें। और वो जो जमहूरियत, कानून, आइन आप देख लेना, मतलब जो नवाज शरीफ साहब कल तक जिन उसूलों पे खड़े होते थे, आज वो कहाँ खड़े हैं। और कल तक इमरान खान हाइब्रिड निज़ाम के हामी थे, जी हाँ, और नवाज शरीफ और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी नून लीग इसकी मुखालिफ थी, आज वो भी ऑन बोर्ड हो गई हैं। तो अब उसके जो नताइज हैं वो इसी तरह आएंगे। आपकी अदलिया का, हमारी अदलिया का बदकिस्मती से मसला साल से रहा है कि उसके फैसले आइन और कानूनी कम, सियासी ज्यादा नजर आते हैं। आपने जबरदस्त बात कर दी कि ये ऐसा ही है। गवर्नर साहब, एक और भी डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके नतीजे में सदर ममलिकत की तरफ से आज नोटिफिकेशन आ गया, सरदार सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज डिक्लेयर हो गए। ये तो फिर काम पक्का हो गया जैसे एंटिसिपेट किया जा रहा था। ये काम वैसे ही पक्का हुआ है जैसे यूब खान के दौर में, 10 साल दौर में पक्का ही हो गया था, या ज़ियाउल हक के दौर में भी पक्का ही हो गया था। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उनको जो इस वक्त हुक्मरान जमात है या कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये उनको फ़ायदा होता है जो जिनके पास आज सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे हमने अयूब खान के दौर में देखा था कि जैसे ही वो गए सारा सिस्टम गिर गया। हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। ज़ियाउल हक जैसे ही गए वो सारा सिस्टम गिर गया। उन्होंने कहा था ओवर माय डेड बॉडी पीपल्स पार्टी, उनके 3 महीने के बाद बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी।
सो हमें अगर जब तक हम ये समझेंगे कि अगर हम डरा के धमका के जोरे बाजू से फैसले भी हासिल कर लेंगे कोर्ट्स के, ये पहली दफ़ा फैसला ऐसा हासिल नहीं किया गया जैसा या डोगर साहब को पहली दफ़ा इस किस्म का जो अपॉइंटमेंट की गई है, 5 जजेस 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट डोगर एंड द सिस्टम, लेकिन उनका क्या कोई सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम समझते हैं कि वो मसले का हल हो गया, वो मसले का हल नहीं हुआ। इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर साहब, जब काम अगर पक्का हुआ है तो फिर पीटीआई, एक तो फिशर्स की खबर आ गई, फिर उनके हक में जो बोलते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, या उन असूलों के हवाले से उन्हीं असूलों को आगे लेके चलते हैं, उनको पीटीआई करीब नहीं आने देती। मसलन फवाद चौधरी साहब ने कहा था आपके बारे में कि बड़ा अच्छा होगा, पीटीआई में आ रहे हैं, अलीमा खान साहबा ने और बात कर दी। अभी वो तो पीटीआई की पॉलिटिक्स है, वो पीटीआई वाले जवाब देंगे, मैं तो अपना ही कह सकता हूँ। मैं हक में नहीं बोलता, मैं सिर्फ ये बात उन्हीं असूलों की बात करते हैं। अभी आपने पहला सवाल आपने किया था कि कौन जिम्मेदार है फवाद सानिया का, तो मैंने कहा पीटीआई की हुकूमत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो नहीं दिफा किया ऐसे। लेकिन जहां जो जिसकी गलती है, ये जो है ना, ये जितने भी चीजें पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से हो रही हैं, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। अभी जिस तरह से अभी नियाजी साहब ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम ने वोट किसी को दिया था और आपने सीट्स किसी और को तकसीम करने के लिए कह दिया। अभी इससे ज़्यादा डिसइनफ्रेंचाइज, इससे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान के अवाम। मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? पाकिस्तान का आइन कहता है कि पाकिस्तान विल बी गवर्न्ड बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्या ये चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? क्या मखसूस नशिस्तें जो हासिल करके असेंबलियों में जाएंगे, क्या ये अवाम की तायद के साथ जा रहे हैं? गवर्नर साहब, सबको पता है। अगर पीटीआई के लॉयर्स ने अभी तो 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो गई। इधर रुकिएगा प्लीज़ नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पंजाब में भी 26 अराकीन मुअत्तल हो गए। फिर स्पीकर मलिक अहमद खान साहब ने ऐलान कर दिया कि उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। मैं ये पंजाब का मामला मेहमानों के सामने रखूँगा एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। न्याय साहब, आप लाहौर में हैं। ये जो 26 अराकीन की मुअत्तली हुई, फिर मलिक अहमद खान ने कहा कि इनके खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा, और साबिक चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब की उस फैसले का भी जिक्र किया कि मुझे अपोजिशन लीडर ने कहा कि इनको हमने इजाज़त नहीं दी थी, या हमारा नहीं था इनको हुक्म के ये मुजाहरा करते या हंगामा करते। तो क्या वाकई हमदा शहबाज शरीफ वाले केस की तरह ये 26 के 26 अब खत्म हो जाएगी इनकी रुकनीत? बात आपने बड़े पते की है, और इसका देखिए मैं एक बात बताऊं, तहरीक इंसाफ का क्राइसिस क्या है। तहरीक इंसाफ के अंदर अभी एक सरसी रिमार्क किया है गवर्नर साहब ने, और वो किसी और पर आए में, लेकिन वो इनफैक्ट मैं उसको थोड़ा एक और एंगल में एक्सप्लेन कर दूं। तहरीक इंसाफ की जितनी क्यादत है इस वक्त बैक कर रही है, इवन जो जेलों में है, मैं तो उनसे मिलता है, मैं तो अपना बेटा 10 साल के लिए अंदर है, तो मैं उनकी नफ्सियात देखता हूँ या माइंडसेट पढ़ता हूँ, मैं हकीकत हैरान हूँ। सारा एक मुदाफियाना और अपोलोजेटिक माइंडसेट। अच्छा, तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ से लेके इमरान खान साहब की फैमिली को लेके, अली गंडापुर को लेके, और जो नौजवान गेम का हिस्सा नहीं है, ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है, अदम एतमाद है, जो तहरीक इंसाफ के रैंक्स को घायल कर रहा है। अगर मैं बात समझा सकूं तो ये काफी है कि उसने तहरीक इंसाफ के लिए खलबली है। जब आप इस किस्म के नफ्सियाती हिजान का शिकार हो, जब आप अपोलोजेटिक हो, जब आपको अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं अल्लाह मियां को हाजिर नाज़िर जाने कहते हो, प्राइवेट दाखिलों में भी पब्लिक में भी, क्या मैं इमरान के साथ मुखलिस है। ये एक जहरे कातिल है तहरीक इंसाफ के अंदर कि ये आपकी अफरीद बन चुका है। इसने हकीकत है इस नफ्सियाती बोरान या हिजान से तहरीक इंसाफ नहीं निकल सकता। और ये जो अहमद खान साहब के जो पंजाब असेंबली में उन्होंने जो मुजाहरा किया है या जो नेशनल सेविंग करते हैं, ये सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है कि ये कैफियत न होती तो इससे ज्यादा बहुत तरीके से पेश आते हैं। ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स आप फरमा रहे हैं।
ताकि तहरीक-ए-इंसाफ कन्विंस हो जाए कि हम जी जेन्युइनली इनके साथ है। और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ पार्टी के अंदर ये चलें इधर रुकिएगा, इधर पार्टी में जिंदा रहना। इधर रुकिएगा प्लीज। गवर्नर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, इसी थीसिस को या इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊं। पीटीआई क्यों अपोलोजेटिक है? यानी पार्लियामेंट में एक किरदार है, भरपूर किरदार अदा है, कौमी असेंबली है, उन्होंने 2 हुकूमतें तोड़ी थीं, फिर कौमी असेंबली से रिज़ाइन किए थे। अभी भी बजट पास करने से पहले अली अमीन खान गंडापुर कह रहे थे कि जी माली एमरजेंसी लगाई जा सकती है। आप समझते हैं वाकई पीटीआई अपोलोजेटिक है? मैं बहुत हद तक समझता हूँ कि अपोलोजेटिक है, लेकिन उसकी रीज़न है राजा साहब। मेरा ख्याल है हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को भूलना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान इज़ अ डिक्लेयर्ड अथॉरिटेरियन स्टेट, a declared authoritarian state by all international organizations and by all standards. अभी ट्रम्प साहब ने आर्मी चीफ से बात की है, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव से बात नहीं की है। डैट इज़ इनफ टू शो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लोग के जी इस हुकूमत को नहीं मानते, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी नहीं मानते हैं। सो उनको भी पता है बात किससे करनी है। सो पाकिस्तान इज़ एन अथॉरिटेरियन स्टेट, और एक अपोजिशन जमात है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान है। उनके साथ जो पिछले 3 साल में हुआ है, उसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मैं एक्सपेक्ट करूं कि एक वो नॉर्मल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, तो ऐसा नहीं है। अंदर जो हो रहा है, जिस तरह से दबाव डाला जाता है, जिस तरह से डराया धमकाया जाता है, लोगों के लिए खड़ा होना इतना आसान नहीं होता। जब शरीफ लोगों को, असद उमर जैसे लोगों को, शीरी मज़ारी जैसे लोगों को, जो कि एक अच्छी एडिशन थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, मैंने तो सिर्फ 2 नाम लिए, उनको गन पॉइंट पर पॉलिटिक्स छुड़वाने के लिए फोर्स किया जाता है और सारे बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं कि देखें जी वो भाग गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई शरीफ आदमी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। वो किस हद तक डरता है, हर एक की अपनी हद होती है। पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो वो उसको उस दबाव से, उस डराने धमकाने के बगैर हर एक को अपना ओपिनियन एक्सरसाइज करने की अगर इजाज़त हो तो पीटीआई का रवैया भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। गॉट योर पॉइंट मदर अब्बास साहब। इसी कॉन्टेक्स्ट में लेकिन फिर पीटीआई भी तो कहती है हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। अगर सीओडी हुआ था तो उन्होंने कहा ये मुकमुका हो गया है। फिर 2014 का धरना उसी जो इलेक्टेड हुकूमत थी उसी सिविल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लेके अब भी कहते हैं कि जी हम तो उधर ही बात करेंगे, किसी से बात और करना सियासी जमातों से उनको भी गवारा नहीं, देखते तो वो भी उधर ही हैं। फिर देखिए, उधर अगर वो सिर्फ बात करेंगे तो उधर का इंतजार करें फिर वो और उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं और उसमें पूरे 4 साल भी लग सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये रवैया दुरुस्त नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि इससे हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने मजमूई तौर पे एक हाइब्रिड सिस्टम को कबूल कर लिया है और हाइब्रिड सिस्टम को कबूल करके वो सियासी जद्दोजहद जो है वो तर्क कर दी है। अब इसमें तीनों जमातें ऑन बोर्ड हैं इस मामले में और कोई एक जमात अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकती। जो आज ऑपोजिशन में है वो कल हुकूमत में थे तो वो हाइब्रिड के हामी थे, जो आज हुकूमत में हैं वो आज हाइब्रिड के हामी हैं और जो ऑपोजिशन में हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड से भी ज़्यादा वो है। तो अगर आपने उस हाइब्रिड सिस्टम को ही कंटिन्यू करना है तो फिर ठीक है, फिर तहरीक इंसाफ इंतजार करे कि जब वहां से दरवाजा खुलेगा तो फिर हमारी एंट्री हो जाएगी और जब एंट्री होगी तो फिर ये वही होगा जो आज ये कर रहे हैं कि आने वाले हुक्मरान फिर हाइब्रिड सिस्टम को जो है वो सपोर्ट करेंगे और जिनको निकाला जाएगा वो हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ हो जाएंगे। तो बेसिकली तो तमाम सियासी जमातों को, अभी आपने बात की स्पीकर मलिक अहमद खान की, मुझे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो जज्बातीपन है वो मेरी समझ से बालातर है। असेंबलियों में बहुत खराब जबान इस्तेमाल होती है, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग चीजें होती हैं, बात सिचुएशन होती हैं, लेकिन उसमें जो स्पीकर का रवैया होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। ठीक है, स्पीकर के पास ये पावर्स होती हैं कि वो सार्जेंट एंड आर्म्स को बुला लें, वो आपको बाहर ले जाएं, या जो अभी उन्होंने किया बजाय इसके कि वो एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एक जज्बातीपन में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जो एक्शन उन्होंने लिया वो एक्शन ले लेते।
और उस एक्शन लेकर आप कम्युनिकेट कर देते कि इस वजह से ये एक्शन लिया है, खत्म हो गई बात। स्पीकर हमारे यहाँ हो ये रहा है कि चाहे स्पीकर हो, चले स्पीकर तो फिर भी एक पॉलिटिकल वो होता है जी जी। हमारे यहाँ तो जो गवर्नर और सदर के ओहदे हैं जो कि बुनियादी तौर पे गैर सियासी होते हैं और होने चाहिए, वो अब बिल्कुल पॉलिटिकल हो गए हैं। और गवर्नर और वहाँ जो है उन ऐवानों में जाएं जिन ऐवानों में कम से कम उस वक्त तक वो नहीं होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए। अच्छा, तो ये भी मदर साहब बड़ी अजीब बात है कि जो ओहदे गैर सियासी होने चाहिए वो सियासी हो चुके हैं और जो सियासी निज़ाम है वो हाइब्रिड हो चुका है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब मदर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने वक्त दिया। जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।